50 साल की तानाशाही लगभग 10 दिन में खत्म हो जाती है। रिबेल फोर्सेस दमिश्कस यानी कि सीरिया की कैपिटल को कैप्चर कर लेते हैं। आपके जो सीरिया के जो डिक्टेटर हैं यानी कि जो आपके बशर अल असद हैं, वो आपका पॉलिटिकल असाइलम के लिए पूरा परिवार लेके एस्केप कर जाते हैं आपका रशिया। वहां के जो पीएम है, सीरिया के पीएम कहते हैं, या आपके बशर जो प्रेसिडेंट थे और जो पीएम थे वहां के पीएम कहते हैं कि मैं ऑफिस नहीं छोड़ूंगा, मैं यहीं से काम करूंगा। उसी तरफ दूसरी तरफ पूरी जनता मिलके आपके जो असद के पिताजी हैं, हाफिज अल असद जो थे, उनकी समाधि को आग लगा देते हैं। तो दूसरी तरफ आपकी इजराइल सीरिया को तेजी से कैप्चर करना शुरू कर देती है। Rebel leaders who ousted the longtime dictator Bashar al-Assad say the moves are necessary to allow for a smooth transition of power. But a spokesman says Syria's religious and cultural diversity won't be threatened. An end of an era of oppression in Syria. And the opposition group now in charge of much of the country says it wants to signal a new beginning and usher in change for Syrians. At a mausoleum in Qardaha, the tomb of ousted President Bashar al-Assad's father Hafiz was symbolically destroyed. These were the scenes of chaos near a courthouse in Syria's Raqqa, where the sound of gunfire sent crowds of protesters running in terror. Local Syrians were staging mass demonstrations against the rule of the Syrian Democratic Forces. There are conflicting reports about where the gunfire came from. Hello everyone. दिस इज अलका मिश्रा। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये जो इतनी सारी स्टोरीज आपके आसपास चल रही हैं या जो सीरिया में चल रही हैं और आप अपने सोशल मीडिया में देख सकते हैं, सो बेसिकली कहानी क्या है, शुरू कहाँ होती है और किस तरीके से ये हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सो बेसिकली ये सब शुरू होता है जब आपकी सीरियन की जो फोर्सेस हैं, वो आपकी जो रिबेल फोर्सेस हैं, वो आपका कैप्चर करती हैं सीरिया को और आपके प्रेसिडेंट को जाना पड़ता है। और अगर आप सीरिया की अगर कभी भी सोशल मीडिया पे फोटो देखें ना, तो आप सीरिया टाइप करेंगे, गूगल आपको कुछ ना कुछ दुखद फोटो ही दिखाएगा। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है क्या वो चीज़ खत्म होगी या किसी नई चीज़ की शुरुआत है जिसके लिए दुनिया को डरना पड़ेगा या जिसके लिए इंडिया को भी शायद डरना पड़ेगा। बट यस, आपके लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोग मरे हैं या 13 मिलियन से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं 2011 से लेके अभी तक आपका सीरिया में। यस, आप देख सकते हैं ये असद जो है आपका बशर अल असद जो है अपनी फैमिली के साथ आपका रशिया की एस्केप कर जाते हैं। रशिया क्यों एस्केप करते हैं वो भी एक अपनी इंटरेस्टिंग कहानी है। सो बेसिकली सीरिया जो है आपको इंडिया के वेस्टर्न साइड पे कंट्री देखने के लिए मिलती है, जो कि आपका कहीं ना कहीं 1970 से, या कह सकते हैं कि एक्चुअल स्टोरी जो है उससे भी पुरानी, बट 1970 से डिक्टेटरशिप से जूझ रही थी। जिसमें आपके होता क्या है, बेसिकली सीरिया की जो पॉपुलेशन है आपकी दो में बटी है, शिया और सुन्नी, जिसमें जो एक 16% पॉपुलेशन है वो शिया की है और जो मेजर पॉपुलेशन है वो आपकी सुन्नी की है। लेकिन जो बशर अल असद थे वो थे आपके शिया पॉपुलेशन, या शिया के जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट थे आपके। और इन लोगों ने यही दिक्कत थी कि सुन्नीज और शिया के बीच का क्लैश आपका इतने वक्त से चल रहा था और ये लोग बहुत बुरी तरीके से तानाशाही आपकी कर रहे थे। 1970 में तख्ता पलट करते हैं आपके बशर अल असद के पिताजी हाफिज अल असद, और ये पूरी डिक्टेटरशिप जो है आपकी सीरिया पर ले आते हैं। लोगों को बहुत बुरी तरीके से राइट्स उनके छीन लिए जाते हैं, वॉयलेशन होता है और चीज़ें आपकी धीरे धीरे हाथ से निकलती जाती हैं। 2000 में इनके पिताजी की आपका निधन होता है और निधन के बाद ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि शायद जो आपके बेटे इनके आएंगे वो पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर थे, तो शायद हो सकता है कि ये सिचुएशन समझे और ये थोड़े बेटर हों। बट ये तो अपने बाप के भी बाप निकले, ऐसा मानना है उन लोगों का, और इन्होंने कहानी और ख़राब कर दी। और इनकी कहानी ख़राब करने में एक और चीज़ ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। दैट मीन्स कि 2006 से लेके 2010 के आसपास जो है आपका सीरिया में इतनी ज़्यादा खास बारिश नहीं होती है, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और नुकसान के चलते जो भूखमरी, गरीबी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट था वो अपनी चरम सीमा पर
पहुंच गया, और लेकिन डिक्टेटरशिप या तानाशाही आपकी रुकती नहीं है। सो ये सीरिया थोड़ा सा वेस्ट की तरफ जाते हैं तो सीरिया एक आपकी मिडिल ईस्ट पार्ट आ जाता है, मिडिल ईस्ट कंट्री आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसको आपको बॉर्डर्स शेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि यूपीएससी तो हमसे पूछ लेती कि फलाना फलाना कंट्री से कौन कौन बॉर्डर शेयर करता है। तो सीरिया एक वेस्टर्न एशिया कंट्री है जिससे आपका लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, इराक और तुर्की ये जो है आपका बॉर्डर शेयर करते हैं। इसमें आपको माउंटेन, डेजर्ट और प्लेन्स तीनों तरह की टोपोग्राफी या ज्योग्राफी देखने के लिए आपको मिलती है। और लगभग 18 मिलियन पॉपुलेशन, जिसमें मेजरली आपको सुन्नी पॉपुलेशन और शिया देखने के लिए मिलेंगे, एंड एक अच्छी खासी पॉपुलेशन आपको क्रिश्चियंस की भी यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। तो ये एक हमने एक ओवरव्यू लिया, बट नाउ कम्स ऑन दी हिस्ट्री की बेसिकली हिस्ट्री कहाँ है, कहाँ से ये तानाशाही को हटाने की बात शुरू हुई। और जहाँ पे माना जा रहा था कि जो सीरियन, जहाँ पे प्रेसिडेंट अपना कहीं ना कहीं मान चुके थे आपके यहाँ जो असद थे, बशर अल असद, की हाँ सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, मेरी तानाशाह के अंडर है, कोई मेरी चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकता। अचानक से वो इस तरीके से 10 दिन के अंदर कैसे आपकी पूरी तरीके से पलट गई। और इसमें केवल एक कंट्री नहीं, इन फोर्सेस के साथ साथ देयर वर मेनी कंट्रीज। तो कहा जा रहा है दिस इज नॉट समथिंग सीरिया के बीच की सिविल वॉर है, ये एक्चुअली रशिया वर्सेस यूएसए आपका डायरेक्टली देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें टर्की, इजराइल, जॉर्डन, हिजबुल्ला, बाकी जो आसपास की जो कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन है, ईरान, वो हाथ सेक रही हैं। सो इसकी कहानी शुरू होती है 2011 से। 2011 के आसपास जो सीरिया और उसके आसपास के जो देश थे, जिसमें इजिप्ट, ट्यूनीशिया जैसे देश थे, वहाँ पे भी तानाशाही अपनी चरम सीमा पे थी। 2011 में वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन वो इतनी परेशान हो जाती है कि वो सड़कों पे आ जाती, एकदम रिबेलियस तरीके से आपका गवर्नमेंट के अगेंस्ट आ जाती है, और उन्हें चाहिए था कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, अब हम थक चुके हैं, जिसे हम कहते हैं अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग शुरू होता है, धीरे धीरे ये लड़ाई आपकी अफ्रीकन कंट्री से मिडिल ईस्ट की तरफ आती है, और कहीं ना कहीं बशर अल असद जो थे वो श्योर थे, अपने माइंड में मेकअप कर चुके थे कि नहीं, मेरा तो ये सब कुछ नहीं होगा, और वो पहले से ही उसकी तैयारी कर चुके थे कि अगर यहाँ की जनता भी इस तरीके से आपकी सड़क पे आती है, डिक्टेटरशिप खत्म करने की डिमांड करती है, तो हम पहले से ही प्रिपेयर्ड हैं, और कुछ हद तक ये इन फोर्सेस को रोक भी पाए। तो ये जो आपकी ट्यूनीशिया और इजिप्शियन की जो डिक्टेटरशिप पलायन करके बाहर कंट्रीज में भाग जाते हैं, उस टाइम इस आंच ने आपकी सीरिया को तो टच नहीं किया। लेकिन सिचुएशन आपकी खराब होती है, कह सकते हैं कि सिचुएशन आपकी इस पूरे एक मूवमेंट को एक आग देने का काम करता है एक 14 साल का बच्चा। सीरिया की एक सिटी दारा में एक 14 साल का बच्चा जो है, ये सारे रिबेलियस मूवमेंट देखने के बाद, टेलीग्राम और अलग अलग जगह से सुनने के बाद में कि हाँ सीरिया के अलग अलग पोर्शन में भी रिबेल्स हो रहे हैं, मूवमेंट्स किए जा रहे हैं, प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, बाकी देश आज़ाद हो रहे हैं, तो आपका जो ये बच्चा है वो वहाँ के अपने स्कूल की दीवार पे लिख देता है कि नाउ इट्स डॉक्टर्स टर्न, यानी कि असद की अब बारी है। और यही होता है आपका गड़बड़ शुरू। क्यों? क्योंकि जब ऐसा कुछ लिखा जाता है तो वहाँ पे जो असद के जो मिलिट्री जो कमांडर थे, उन्होंने ये चीज़ देखी और वो तुरंत एक्शन में लग गए कि आखिर ये किसने लिखा है। कहीं ना कहीं से पता चला कि कुछ बच्चों ने लिखा है, बट क्लियर नहीं था कि कौन बच्चे हैं। तो उन्होंने उस पर्टिकुलर एरिया के 14-15 बच्चों को उठाया और जेल में डाल दिया, और इतनी बुरी तरीके से 8 साल से लेके 6 साल से लेके 14 से 15 साल के बच्चों को इतनी बुरी तरीके से प्रताड़ित किया। कहीं किसी के नाखून निकाल दिए, तो किसी को इलेक्ट्रोक्यूशन किया, पानी नहीं दिया, खाना नहीं दिया, इतना मारा कि बच्चे अधमरे से आपके हो गए। और उस वक्त पे पुलिस ने कंप्लेंट्स नहीं ली, और उल्टा ये कहा कि जाके और बच्चे पैदा कर लो, और अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तुमसे तो अपनी औरतों को हमारे पास भेज दो। कहीं ना कहीं ये जस्टिस, जुडिशरी, गवर्नमेंट सब मिलके आपका वायलेशन आपकी करती है। लेकिन इतने प्रोटेस्ट के बाद, जब प्रोटेस्ट धीरे धीरे आपकी दारा से अगले एरियाज में बढ़ने लग गया, लोगों को पता चला कि बच्चों को इस तरीके से पकड़ा गया है, तो एक प्रेशर जनरेट हुआ, और उसके बाद आपकी असद गवर्नमेंट को बच्चों को छोड़ना
करना पड़ा। लेकिन उन बच्चों की कंडीशन इतनी खराब थी कि वो पुलिस स्टेशन से निकलते वक्त रेंगते हुए बाहर आ रहे थे, और यहीं से आपकी इस पूरी सिचुएशन को एक और आग मिलती है और पूरे जो लोग हैं आपके और सड़क पे आ जाते हैं और ज़्यादा रिबेलियस तरीके से आपका जो बवाल यहाँ पे शुरू हो जाता है। अब तो यही देखा कि जो सिविल अनरेस्ट, जो सीरियन अनरेस्ट था, ये 2011 से आपका शुरू होता है। इस रजीम को ख़त्म करने के लिए आपका सिचुएशन शुरू आपकी की जाती है। और यहीं से कुछ साल बाद सीरिया की गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक और फ्री सीरियन गवर्नमेंट या फ्री सीरियन आर्मी बनती है, जिसमें लोकल्स जो परेशान रहते हैं इन सारी चीज़ों से, उनको भी आपका भर्ती किया जाता है। तो इन शॉर्ट फ्री सीरियन आर्मी और जो लोकल्स उसमें रिक्रूट किए जाते हैं और सब मिल के आपका गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक तरीके से पूरी तरीके से फोर्सेस और आपका इस तरीके से एकदम अगेंस्ट एकदम फाइट और वॉयलेंस शुरू हो जाता है। और इसे कहते हैं गृह युद्ध या फिर सिविलियन वॉर। जब आपके लोकल में ही आपकी दो कम्युनिटीज़ लड़ती हैं किसी राज्य में या कंट्री में, देन उसको कहते हैं आपका सिविल वॉर। और सीरिया आपका 2011 के आसपास से लगभग सिविल वॉर आपका फेस कर रहा था। और यहीं से आपकी होती है ये गुटों में बंटना शुरू हो जाते हैं। तो 4 लोग अब यहाँ पे मेजरली आपको देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले आपको यह मैं बता दूं तो कौन कौन बेसिकली इसमें अपना क्या बोलते हैं ना सेक रहे हैं। ये दिस इज द पिक्चर, ये बेसिकली सीरिया की कंडीशन है और कौन कौन इसमें अपना हाथ सेक रहे हैं। तो उसमें आपको सबसे पहली जो पार्टी देखने के लिए मिलेगी दैट इज सीरियन गवर्नमेंट, दैट इज बशर अल असद की जो सरकार थी 2011 से वो पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाह रही थी। और असद की सरकार को जिसका सपोर्ट था दैट वाज रशिया। अगर हम बोलें ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी पर्टिकुलर थिंग में, तो जो आपकी जो कैपिटल है डमस्कस, ये एग्जैक्टली मॉस्को के 90 डिग्री पे बनती है। तो ये एक राइट एंगल क्रिएट करती है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट रशिया का इसमें इन्वॉल्वमेंट भी आपको देखने के लिए मिलता है। और इसी तरीके से कहीं और एक और बात बता दूं, सीरिया का कहीं ना कहीं जब तक असद सरकार थी तो भारत पे कहीं ना कहीं हेल्प थी। कैसे थी वो भी हम बात करेंगे। बट येस, सीरियन गवर्नमेंट पहली पार्टी होती है जिसको आपका रशिया की तरफ से पूरा सपोर्ट है। अब जब रशिया होगा तो डेफिनेटली यूएसए तो होगा ही होगा। तो ये फिर जो सीरिया का मामला है, ये कहा जा रहा है दिस इज नॉट समथिंग सिविल वॉर। अब ये आपका फिर जिस तरीके से नाटो में हुआ था यूक्रेन वर्सेस रशिया, तो वो एक्चुअली कहने के लिए यूक्रेन था बट यूएसए वाज द फोर्स बिहाइंड दैट। सेम ये कहा जा रहा है कि सीरिया में भी एक कहीं ना कहीं रशिया वर्सेस यूएसए, जिसकी वजह से सब पिस रहे हैं। तो यस, फर्स्ट सीरियन गवर्नमेंट जिसको पूरा सपोर्ट था आपका रशिया का, इसीलिए आपके असद भाग के पॉलिटिकल असाइलम के लिए जाते हैं रशिया। दूसरी है आपके हयात तहीर अरशम, जिन्होंने आपका लोगों के साथ मिलके जिहादिस्ट थॉट के साथ आपका एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट आपका किया। तीसरी हमने बात की यूएसए की। तो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को जो सपोर्ट कर रहा है दैट इज आपका यूएसए। देन यहीं पे फ्री सीरियन आर्मी भी है जो आपका यहाँ पे जिनको सपोर्ट किसका है, पूरी तरीके से यूएसए का सपोर्ट है। एक जो गुट है दैट इज आइसिस। अब जो आइसिस आपका इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं खत्म हो गया था, ईरान में कुछ हद तक सीमित था या ईरान भी लगभग वैनिश हो चुका था, वो वापस जनरेट हो गया और वो भी पहुंच गए आपके सीरिया कि नहीं हम आपकी हेल्प करते हैं। तो ये आपका आइसिस का इन्वॉल्वमेंट भी हो जाता है। साथ ही साथ चौथी जो चीज़ है दैट इज ये वाला रीजन जिसको बोलते हैं खुर्द। अब यहाँ की जो पॉपुलेशन है जो तुर्की से बॉर्डर कनेक्ट करती है, यहाँ पे है आपके खुर्द लोग। अब खुर्द जो इस पॉपुलेशन रीजन में खुर्द हैं, ये डिमांड कर रहे हैं एक सेपरेट नेशन दैट इज खुर्दिस्तान। तो अब इसी पर्टिकुलर सीन में इन्होंने भी अपना उल्लू सीधा कर लिया, ये भी अटैक करने लग गए। उन्होंने कहा कि अब इसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम भी अपना खुर्दिस्तान जो है निकाल लेते हैं, अपना एक अलग कंट्री जो है क्रिएट कर लेते हैं। ये जस्ट लाइक सेम के जिस तरीके से हमारे देश में रिबेल्स या फिर इंसर्जेंट ग्रुप्स है, आप उसी तरीके से कंसिडर कर सकते हैं कि खुर्द भी जो है अपना एक अलग कंट्री का जो है डिमांड करने आपके लग गए। और एक फोर्सेस वो है जिसको सपोर्ट किस तरफ से है, तुर्की की तरफ से, मिडिल ईस्ट या फिर गल्फ कंट्रीज का सपोर्ट आपके खुर्दिस्तान को आपका मिला है।
इसी में अब एक और पार्ट है, दैट इज़ आपका देखने के लिए मिलेगा, दैट इज़ रशिया। ऑब्वियसली हमने बात की, ईरान और हिजबुल्ला का भी इन्वॉल्वमेंट है, और ये आपकी हो गई इज़राइल, जो अब इसी मौके पे चौका मारते हुए आपकी सीरियन कंट्रीज़ को कैप्चर करने लग गए, जिसमें आपका गोलन हाइट्स, आपने कई बार पेपर में भी देखा है कि गोलन हाइट्स के बारे में पूछा है, गोलन हाइट्स को आपका कैप्चर वो कर ही चुकी थी, अब वो बाकी हिस्से को भी कैप्चर कर रही है, और इज़राइल कह रहा है कि हम तो भाई लेंगे आपका पर्टिकुलर एरिया, वो हम क्लेम करेंगे। तो इज़राइल भी इसी लड़ाई में वापस कैप्चर करना शुरू कर रहा है। तो अब ये इज़राइल वर्सेस सीरियन फोर्सेस आपका शुरू हो गया है। तो ये चीज़ है कि बेसिकली ये जो 2011 की लड़ाई है वो इस पॉइंट पे आ चुकी है कि ये एक बैटल ग्राउंड बन चुका है, वर्ल्ड डिवाइड होने के ऑर्डर पे आ चुका है कि अलग अलग कंट्रीज़ अलग अलग चीज़ों को सपोर्ट कर रही हैं, और ये कहीं ना कहीं एक बहुत कह सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पे सबसे बड़ा जो लॉस होता है वो ह्यूमैनिटी का लॉस होता है, चाहे वो 2011 से आज तक की बात हो, बच्चे हों, लेकिन येस एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ द रियलिटी कि वहाँ के जो मिनिस्टर थे, प्राइस प्रेसिडेंट थे, वो आपका पलायन या फिर एस्केप कर चुके हैं। कंट्री फिर अब है कि जिस तरीके के रिबेल फोर्सेस जो हैं, क्या उनके हाथ में पावर आना, क्या ये किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए अच्छा है, वो भी आपके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क ही बना हुआ है। और आइसिस जैसी कंट्री का हेल्प करना सीरिया को आज़ाद कराने में एक गवर्नमेंट से, एक डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट से, तो क्या आइसिस जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन ने आपका सीरिया को कैप्चर किया है वो भी आपकी बहुत सारी कंट्रीज़ में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे देखी जाती है। तो क्या आइसिस और इस तरीके की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनका कंट्री को रूल करना क्या कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी लाइक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है? लेट्स सी, अभी तो बहुत कुछ और होने के लिए बाकी है, बट यस इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये देखने की बात है कि इस पूरे शिफ्ट का जो इफेक्ट है वो बेसिकली इंडिया पे क्या पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है आइसिस जो काम करती है आपकी ईरान पे, वो एक इंडिया के लिए भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थ्रेट हो सकती है। सो अब कश्मीर में वैसे ही कुछ ना कुछ धीरे धीरे आपका हमेशा एक हमारा कश्मीर एक सेंसिटिव मुद्दा बना हुआ है, तो क्या आइसिस जैसी कंट्री का किसी और कंट्री में पावर में आना या उनका पावर का एक हिस्सा बनना, क्या यहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे वापस पनप सकते हैं? क्या हमारे टेररिस्ट या फिर इंटरनेशनल रिलेशन या आपके इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कंसर्न बन सकता है? ये हमारा आने वाला कंसर्न है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो सीरिया के साथ रिलेशनशिप 1957 में ही स्टार्ट हो गए थे, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर आपके डमेस्कस गए थे, वहाँ पे बहुत सारे अग्रीमेंट्स उन्होंने साइन किए थे। उस वक्त पे भी हमारा उनका बहुत क्लियर स्टैंड था कि हाँ भाई हम इंडिया को फेवर करते हैं। अब बात जब आती है इजराइल की, अब इन सीरिया को हमेशा से हमने कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है या एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे हमेशा उनके फेवर में बात की है, लेकिन अब यहाँ पे हमारे इंटरनेशनल ऑर्डर पे भी क्वेश्चन मार्क उठेगा। क्यों? क्योंकि सीरिया पे इजराइल कंट्रोल कर रहा है, गोलान हाइट्स वो पहले ही क्लेम कर चुका है, अब धीरे धीरे कंट्री वो कैप्चर कर रहा है, लेकिन हमारे जो रिलेशनशिप है वो इजराइल से भी अच्छे हैं और हम सीरिया से भी अभी कुछ ज़्यादा करने के लिए पोजीशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि सीरिया में वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पनप रही है जो आगे चल के हमारे इंटरनेशनल ऑर्डर में आपका न्यूसेंस क्रिएट कर सकती हैं। तो अब इंडिया ने वैसे तो यूनाइटेड नेशंस में भी इजराइल के अगेंस्ट सीरिया को सपोर्ट करते हुए वोट किया है, बट आने वाली सिचुएशन में देखने के लिए रहेगा कि किस तरीके से इंडिया इजराइल और सीरिया के मैटर में दोनों से रिलेशनशिप करता है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्डर में इजराइल हमारे लिए फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो, चाहे वो डिफेंस के माध्यम से हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो एआई हो, हर एक पर्सपेक्टिव से इजराइल हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। तो हमें ये देखना होगा कि आने वाले वक्त पे इसका क्या इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ता है और इंडिया किस तरीके से इस पर एक्शन लेती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। होप सो मैंने आपको बहुत शॉर्ट और क्रिस्प मैनर में पूरी स्टोरी समझाने की कोशिश की है। होप सो आपको ये समझ आई हो, और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।